Assalamu alaikum. We are discussing June 2022. Paper is 41. इस पेपर का थ्रेशोल्ड नोट कर लो। सबसे पहले थ्रेशोल्ड है 59/100 फॉर ए। इसका थ्रेशोल्ड है 59/100 फॉर ए ग्रेड। देखो, पहले पार्ट में एग्जामिनर कहता है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने उसका स्टेटमेंट, जरा क्यूरी डिस्कशन है, तो अगर आपने पेपर किया हुआ है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। न्यूटन ने क्या कहा था कि फोर्स बिटवीन मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल force between point masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the separation between them. Use Newton's law of gravitation to show that gravitational field strength G at a distance r away from a point mass is given by। ये straight away derivation है जिसकी थीम ये होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स द वेट। इसकी थीम क्या होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप उसको इक्वेट कर दो। आगे पढ़ो। उसने आपको अर्थ का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है, उनका रेडियस दिया हुआ है। द अर्थ एंड द मून बोथ बी कंसीडर्ड एज point masses at their center. Their centers are a distance of this much meter apart. Show that the gravitational field strength at the surface of the moon due to the mass of the moon is this। मैंने इक्वेशन लिखी, उसमें डेटा डालो और फिर सॉल्व कर दो। सेकंड पार्ट ये वाला बी पार्ट 1 कंपेयर करो। फिर एग्जामिनर पूछता है कि देखो, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ पॉइंट एक्स ऑन द लाइन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ and the moon where the resultant gravitational field strength due to the earth and the moon is 0। ये ऐसा पॉइंट होगा जहां दोनों मासेस जो हैं वो दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाए। ये पॉइंट ऐसी जगह पर होगा जहां पर
जहां पर दोनों तरफ से आने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर हो जाए। और तो फिर क्या होगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो रिजल्टेंट जो जी है वो 0 हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रफ ड्राइंग है, आप चाहें तो पॉइंट अर्थ के करीब दिखा दें, चाहे तो मून के करीब दिखा दें। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस x ऑफ पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून। मैंने ऊपर ये किया हुआ है कि मैंने दोनों पोजीशन में से राइट वाले को उसने x डिक्लेयर किया ना, तो लेफ्ट वाला फिर 3.84 10 पावर 8 हो जाएगा। 3.84 उसने सवाल में दिया हुआ है, जो उनका दरमियान का डिस्टेंस है। आप उसको रखोगे और उसको रखकर वही फॉर्मूला g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर 2 मरतबा लगाओगे। फिर आप उनमें से g को कैंसिल कर दो। जब आप g को कैंसिल कर दोगे तो फिर आप उसके बाद ये कर सकते हो कि आप उसके बाद इक्वेशन में ये वैल्यूज प्लग इन करो। चूंकि स्क्वायर आ रहा है राइट साइड पर, तो हटाने के लिए अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेके इसको रीअरेंज करो और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपने ये करा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें दोनों फील्ड साथ हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। A sphere of mass 1.6 into 10 is to power minus 10 kg has a charge of plus 0.27 nanocoulomb. The sphere is in a uniform electric field that acts vertically upward. मैंने वो नीचे शो भी किया कि उस पर फोर्स की डायरेक्शन आएगी, और वो नीचे कहता है एग्जामिनर कि the force exerted on the sphere by the electric field causes the sphere to remain in a fixed vertical height. इसको कहते हैं, एएस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है ना, वहां इसको कहते हैं सस्पेंशन रूल। तो F इज इक्वल टू EQ और नीचे है W इज इक्वल टू mg। तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, तभी सस्पेंडेड है। ये जो पार्टिकल है, जो स्फीयर है, वो इस वक्त सस्पेंडेड है दोनों के बीच में। There is a uniform magnetic field in the region of electric field. The sphere moves at a speed of 0.78 in the horizontal plane. The magnetic field causes the sphere to move in a circular path of radius 3.4. देखो इसने डॉट लगा के ना, डॉट लगा के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द पेज लिखा है। तो वो ऊपर वाली डायग्राम इसने घुमाकर यहाँ बनाई है और दिखाया है कि जो स्फीयर है वो अब सर्कल में जा रहा है,
जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। कहता है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए वो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल लगेगा तो आपको अपने हाथ को लेफ्ट हैंड को यूज करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो डाउनवर्ड आएगी। Explain why the motion of the sphere in the horizontal plane is circular. मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है यहाँ पर, और मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए जो मोशन है वो शेप ले रही है सर्कल की। देखो सर्कुलर मोशन क्यों ऐसा हो रहा है कि सर्कुलर मोशन यहाँ बन रही है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। जब भी सर्कुलर मोशन होती है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये वो एएस वाली लॉजिक है कि तुमने ऊपर देखा कि ये पार्टिकल या स्फीयर जो है वो सस्पेंडेड है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। E इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। उसमें सारी वैल्यूज प्लग इन कर दो और यूनिट कन्वर्जन करो और फिर सॉल्व कर दो। By considering the magnetic force on the sphere, show that the flux density, ये जो फ्लक्स डेंसिटी होती है इसको कहते हैं बी। अब आप ये करो कि बड़ी मशहूर डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की सबसे फेमस डेरिवेशन है कि आप करो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा को 90 करके हटाओ। एक एक वेलोसिटी कटेगा और बी को सब्जेक्ट बना लो, फिर इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करो और शो करना है। A fixed mass of an ideal gas is initially at a temperature of 17 degrees centigrade. The gas has a volume of 0.24 and a pressure of this. What is meant by ideal gas? Ideal gas वो होती है जो इस PV is equal to nRT को फॉलो करे हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे। अमाउंट n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, तो PV is equal to nRT का फॉर्मूला लिखो, उसमें रीअरेंज करके n को सब्जेक्ट बनाओ, सारी वैल्यूज प्लग इन करो, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करो और सॉल्व कर दो। फिर अगर आपने ये वाला पार्ट देखा है, द गैस अंडरगोज 3 सक्सेसिव चेंजेस एज शोन। अगर आपने ये वाला पार्ट देखा है तो ये बड़ा रेगुलर हो गया है नए पेपरों में। थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप इस पे पहली सारी मार्किंग कर लें कि कहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, कहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको भी टैकल करना आसान हो जाता है। ये वो क्लोज साइकिल वाला सवाल है। The gas undergoes 3 successive changes. The initial state is represented by point P. The gas is cooled
the gas is cooled at constant pressure to point P by the removal of 48 kilojoule of energy. The gas is then heated at constant volume. The gas is then heated at constant volume to point C. Finally, the gas expands at constant temperature back to its original pressure and volume. इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गैस अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस आ रही है. During this expansion, the gas does 31.6 किलोजूल ऑफ वर्क. इसने प्लस लिया 31 को. इसका मतलब बेसिक एजम्पशन ये हो गई कि वर्क डन बाय द गैस उसने प्लस लिया हुआ है. Show that the magnitude of the work done during the change AB. फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा W is equal to P डेल्टा V. उसमें आप ऊपर से वॉल्यूम चेंज ग्राफ से ले लो 0.24 और 0.08 और उसमें पुट कर दो और फिर उसको किलो जूल में आंसर आ जाएगा. ये टेबल काफी ट्रिकी होता है और इसमें जब आप इक्वेशन बनाए तो मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ है. और चूंकि मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो वर्क डन बाय द गैस वो वर्क डन ऑन द गैस को मैं प्लस, वर्क डन ऑन द गैस को माइनस ले लेता हूँ, वर्क डन बाय द गैस को नेगेटिव ले लेता हूं क्योंकि इसने यहाँ टेबल में नेगेटिव लिया और वर्क डन ऑन द गैस जो है वो प्लस है. तो उस कन्वेंशन को आप ध्यान में रखिएगा वरना वो ऊपर वाली इक्वेशन कंफ्यूज करेगी कि वैसे इक्वेशन डेल्टा क्यू से शुरू होती है. लेकिन बेसिक एजम्पशन ये था कि वर्क डन बाय अ गैस इज पॉजिटिव. यहां पर देखिए 31.6 उसने नेगेटिव ले लिया नीचे ना, CA में देखिएगा. तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है. अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है कि इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं U, W और Q. पहली लाइन देखें AB, उसमें 19.2 चूंकि उसने दिया हुआ है तो वहां से आप उसको जो 19.2 है यहां पर आप उसको यहां से पिक कर सकते हो और 48 किलो जूल उसने निकाला हुआ है. अब चूंकि वो आपने ऊपर निकाला है 19.2, यहां पुट कर दो. इक्वेशन में जाके 19.2 रखो माइनस 48 रखो तो इंक्रीज इन इंटरनल आ जाएगी. दूसरी इक्वेशन में जो BC वाली लाइन है वो देखो जरा, BC वाली लाइन सीधा ऊपर गई है तो उसमें वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी कांस्टेंट हो गया. गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन गैस का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम लॉक है. अच्छा, अब थर्मल एनर्जी 28.8 होगी, वही U भी होगा क्योंकि डेल्टा W 0 हो गया ना, तो डेल्टा W को 0 करो तो डेल्टा U और डेल्टा Q बराबर है. तीसरे पार्ट में उसने खुद वैल्यू दी है 31.6 और खुद उसको नेगेटिव ले लिया. और इसको नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि वर्क डन by the gas is negative. अब उधर आप आ जाएं आखिरी वाले कॉलम में, तो चूंकि जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल नहीं होती, सिर्फ काइनेटिक होती है. टेम्परेचर की चेंज आप जब तीसरे कॉलम CA में आएंगे ना, CA वाले कर्व में देखें, ये CA वाला कर्व, CA वाले कर्व में एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 हो गया. तो तीसरी रो जो है सॉरी, जो थर्ड रो है उसमें टेम्परेचर चेंज 0 है, डेल्टा U 0 हो गया. जब दो चीजें आपको मिल गई तो उनको फॉर्मूला में डालें तो आपको डेल्टा Q मिल जाएगा 31.6 पॉजिटिव में. Number 4, a pendulum consists of a bob, small metal sphere attached to the end of a piece of string
The other end of the string is attached to a fixed point. The bob oscillates with small oscillations about its equilibrium position as shown. ये पेंडुलम वाला सवाल है जो बहुत अरसे के बाद लेकर आया है. The length of the pendulum measured from the fixed point of the center is 1.24 meter. Acceleration का वो famous sketch है जो straight line sketch होता है. फिर वो पूछता है कि state how. Figure 4.2 shows that the motion of the pendulum is simple harmonic. Straight line आ रही है, negative gradient है, तो A is proportional to minus x. ये SHM है. फिर उसके बाद वो कहता है कि फिगर यूज करो. मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा और मैंने देखा ऊपर कि अगर मैं a और x को स्लोप करूं, ग्रेडियंट करूं, तो वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट बन जाएगा. मैंने फिर अंडर रूट को लेकर आया स्क्वायर हटाने के लिए. फिर मैंने दो पॉइंट्स निकाले हुए, अब यहां देखेंगे दो पॉइंट्स निकाले हुए दूर मैक्सिमम, उनको रखकर मैंने ओमेगा निकाल लिया. ओमेगा को सॉल्व किया तो 2.8 आ गया. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ये उसका फॉर्मूला दिया है उसने. कह रहा है यूज योर आंसर इन बी पार्ट 1 टू डिटरमाइन के. गिव अ यूनिट फॉर योर आंसर. तो मैंने क्या किया कि मैंने स्क्वायर करके अंडर रूट हटाया, के को सब्जेक्ट बनाया, ऊपर वैल्यूज है मेरे पास, वहां से पुट करके 9.7 आ गया. फिर मैंने वो एस का बेस यूनिट वाला सेटअप लगाया और उससे मैंने वैल्यू निकाली के की. के का मतलब यूनिट निकाला, मीटर पर सेकेंड. While the pendulum is oscillating, the length of the string is increased. उसने L बढ़ा दिया. Length of the string is increased. कह रहा है मैंने लेंथ बढ़ा दी in such a way that the total energy of oscillation remains constant. अब आप क्या करोगे? आप पहले ओमेगा का फॉर्मूला बनाओ. ओमेगा और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब L बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, तो ओमेगा कम हो जाएगा. फिर एनर्जी का फॉर्मूला लाओ. उसमें आप देखोगे कि मास कांस्टेंट है और E एग्जामिनर खुद कह रहे हैं कि एनर्जी भी कांस्टेंट है. तो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/x नॉट स्क्वायर. ओमेगा कम कर दो, x नॉट बढ़ा दो, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. फाइनली ये वो सवाल है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है. The figure shows 4 diodes and a load resistance of resistance 1.2 connected in a circuit that is used to produce rectification of an alternating voltage. State what is meant by rectification. Rectification basically AC to DC conversion को कहते हैं. फिर उसने कहा साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड. मैंने उसकी इक्वेशन के सामने वो दो इक्वेशंस लिख दी हैं जो आपको याद करनी होती हैं. वेयर V input is in volt and T is in seconds. The figure label the output terminals P and Q with the appropriate symbols to indicate the polarity of the output. ये कैसे आया? इसमें तुम देखो मैंने एक जो ये रेड वाला एरो है वो फॉलो कराया और उसमें दो डायोड्स लिंक हो रहे हैं. और अगर तुम ग्रीन वाला एरो फॉलो करो तो दूसरा रूट है. ये मैंने पूरा रूट बना के दिखाया और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है. तो फिर तुम्हें Q मिल जाएगा प्लस और P मिल जाएगा माइनस.
ये जो रेक्टिफिकेशन है ये फुल वेव है, आपने पोलैरिटी देख ली। अब देखो आगे वो कहता है कि आप द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद द टाइम। मैंने इस ग्राफ में सारी मार्किंग की है, अगर आपने इसको किया हुआ है तो वो जो पीछे इक्वेशन दी है उसको लेकर आए और मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें, फिर आपको इससे ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा रखें, टाइम पीरियड निकल आएगा और उससे फिर आप मार्किंग कर सकते हैं और आपको पता चल गया है कि वी नॉट तो 6 है, तो मैंने वाई एक्सिस की लेबलिंग की है 4, 6 और 8, एक्स एक्सिस पे 0.04, 0.08, क्योंकि वो एक साइकिल शो करना है मुझे। The output voltage in B is smoothened by adding a capacitor। वो कह रहा है कैपेसिटर लगा के दिखाएं, तो मैंने आपको ये पहले दिखाया था कि देखो कैपेसिटर हमेशा लोड रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगता है। On figure 5.1, draw the circuit symbol for a capacitor. Figure 5.2, sketch the variation with T of the smooth output voltage। आउटपुट वोल्टेज को आप ड्रॉ कर दो। ये रिपल्स ऊपर चली जाती है, रिपल्स बनती हैं क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ना वो इसको डिस्चार्ज होके पूरा करता है। फिर कैपेसिटेंस, उसने कहा था एग्जामिनर ने कि 10% ड्रॉप है, जो 10% मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस है वो 10% है। यहाँ आप देख सकते हो, तो 10% को मैंने क्या किया कि उसको 90% रह गया, अगर 10% अलाउ है तो 90% अवेलेबल है, तो आप 90/100 करें तो आपको 5.4 मिल गया। फिर आप फॉर्मूला लगा दें, जो फॉर्मूला लगेगा ये जो इसका टाइम डिले वाला फॉर्मूला है उसको लगाएं और एलन की वर्किंग करके कैपेसिटेंस निकाल लें। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाली डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती और ये फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए। वहां से आप उसको बता दें कि जो प्रोडक्ट होती है बी और ए की उसको फ्लक्स कहते हैं। एक फ्लक्स होता है, देखो एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, वो दोनों का फर्क रखना है। A square coil of wire of side length 12 centimeter consists of 8 insulated turns. The coil is stationary in a uniform magnetic field. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field as shown. ये तुम्हें एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज। अब नीचे कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम एज शोन। तुम्हें ये नजर आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से गुजर रही है। कहता है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इस सवाल में खास बात ये है कि वो लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा है वो लिंकेज है। तो जब आप लिंकेज देखेंगे और बी की वैल्यू 400 है, जब 0.6 का टाइम है, देखो 0.6 के ऊपर ना बी 400 है। अच्छा, जब आपको ये मिल जाएगा गिव अ यूनिट विद योर आंसर, तो फॉर्मूला लगाओ, थीटा 90 कर दो, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, एन को 8 रखो, 400 को मिली टेस्ला से हटाओ, फिर जो एरिया है उसको मीटर स्क्वायर बनाओ और ये वाली कैलकुलेशन है, तुम इसको कंपेयर कर सकते हो।
state how figure 6.2 shows that EMF induced across the terminal is 0 and 0.6 is constant. ये basically जो induced EMF होती है ना, वो rate of change of flux के proportional होती है. तो अगर तुम इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनाओ तो देखो इसका ग्रेडियंट होगा B/T. B का मतलब है ऊपर लिखा था phi A अपॉन T. A तो कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली phi अपॉन T इंटू A तो कांस्टेंट है ना, तो ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू phi अपॉन T. ये देखो, तो तुम इससे एग्जामिनर को बता सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है phi अपॉन T के. फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ E निकालो. एक ही फॉर्मूला में अगर n दूसरी मर्तबा आए तो दूसरी मर्तबा उसको ना 1 कर देते हैं. अब उसको रखकर E निकाल लो. The procedure in B is repeated, but this time the terminal of the terminals are connected together. ये ऊपर जो टर्मिनल्स थे ना, इस केस से खुले हुए छोड़े हुए थे. सर्किट इनकम्प्लीट था, वोल्टेज तो बन रहा था लेकिन करंट नहीं था. जब सर्किट कंप्लीट कर देगा तो करंट फ्लो करेगा, हीटिंग होगी, फोर्सेस भी आएंगी. फोर्सेस क्यों आएंगी कि जब देखो इस तार में करंट आएगा, ये जो बना हुआ है स्क्वायर, तो ये है तो मैग्नेटिक फील्ड में. जब कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरी करती है तो उस पर फिर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है. State what is meant by a photon. Photon is a quantum of electromagnetic radiation. नीचे वो फेमस स्केच है जो वेल नोन है. वाई एक्सिस पर ई मैक्स है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है. और आप सबको पता है कि ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. स्टेट द नेम ऑफ दिस फिनोमिना. इसका नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब आगे पढ़ो. डिस्क्राइब 3 कंक्लूजन्स. ये जो ग्राफ है ये बताता है कि देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ वर्क फंक्शन एंड द ग्रेडियंट इज प्लैंक कांस्टेंट. ये तीनों चीजें इस ग्राफ से आपको मिल जाएंगी. The experiment is repeated twice, each time making one change. पहली चेंज क्या कर रहा है, कहता है मैं मेटल बदल देता हूं लेकिन इंटेंसिटी वही रखेगा. जब मेटल बदलेगा तो इंटरसेप्ट बदल जाएगा, थ्रेशोल्ड बदल जाएगा. वो इसलिए क्योंकि वर्क फंक्शन चेंज होता है ना. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है HF0. तो इंटरसेप्ट बदलेगा लेकिन ग्रेडियंट नहीं बदलेगा. The same metal is used, but with electromagnetic radiation of intensity 2I, no change. क्यों? इसलिए कि इंटेंसिटी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू नहीं कर सकती. हाँ, उसका करंट कंट्रोल करती है लेकिन वो फोटोन की एनर्जी नहीं बदल सकती. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ये वो एनर्जी होती है जो सारे न्यूक्लियॉन्स को बिल्कुल अलग अलग कर दे, परफेक्टली सेपरेट कर दे. बड़ा फेमस स्केच है और बस चालाकी ये की हुई है कि उसको मास नंबर पे प्लॉट किया है. ज्यादातर नोट्स में ये एटॉमिक नंबर पे प्लॉटेड है. थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन बहरहाल इट कैन वर्क. In one type of nuclear process, deuterium undergoes the reaction. कह रहे ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो आप उसको बताओगे कि ये फ्यूजन है. Explain with reference to your line in A part 2 why this reaction results in the release of energy. ग्राफ बताता है कि जब आप इसको इक्वेशन को देखेंगे तो H21 plus H21 He32. तो आप इस ग्राफ पे ना ऊपर जा रहे हैं.
जब आप ऊपर जाते हैं तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, जब बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी रिलीज होगी। देखो, टेबल 8.1 shows the masses of the particles involved in the reaction। ऊपर मैंने इक्वेशन लिख दी है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन, इससे बड़े खास तौर पे फिट करने के लिए बोला है 1 मोल। 1 मोल ऑफ ड्यूटेरियम, 1 मोल में बहुत सारे एटम होते हैं। जाहिर है कि ये ऊपर तो एक ही न्यूक्लियस का डेटा दिया हुआ है ना, तो मास डिफेक्ट में तुम देखो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि H21 के दो न्यूक्लियाई हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया मास डिफेक्ट का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, उसको रख के फिर मैंने यू को केजी में कन्वर्ट किया। उसके बाद डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाया। इससे जो मुझे एनर्जी मिली 5.24 इंटू 10⁻⁻13, ये निकली 1 न्यूक्लियस के लिए। अब 1 मोल 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ऊपर देखोगे 2H21 से एक He31 बन रहा है, He32 सॉरी। आप उसको 1 मोल पे लाओ 0.5 मोल हो जाएगा। फिर आप जब उसको मल्टीप्लाई करो तो याद रखो कि न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे आएंगे कि उसमें एवोगाड्रो नंबर को भी शामिल कर दो। फिर एग्जामिनर ये वाला सवाल रखता है एक्सरे का, मेडिकल फिजिक्स का, एक्सप्लेन हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस फॉर यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस। देखो ये याद रखो कि एक्सरेज कब निकलती हैं, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल टारगेट को हिट करते हैं। तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप प्रोवाइड करें हाई पीडी, और हाई पीडी से आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करें, उनको भगाएं। फिर इलेक्ट्रॉन्स हिट इलेक्ट्रॉन्स हिट मेटल टारगेट, और उससे फिर अब ये तो ज़ाहिर थ्योरी है। कहता है कि ये बताओ कि वाई एक्सरे इमेजेस आर टेकन एट मल्टीपल सेक्शन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग कंप्यूटेड। वो बेसिकली जब मल्टीपल इमेजेस बनते ले लेते हैं ना, तो फिर उसको जोड़कर एक 3D इमेज बन जाता है। ये सीटी स्कैन में यही होता है ना, होता तो एक्सरे लेकिन मल्टीपल एक्सरे होता है। एन एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द स्ट्रक्चर शोन, वैल्यूज दी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू दिया हुआ है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट एक्सरेज हैं, और अब देखो द लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इज 3.4, एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज 0.89, the incident errors pattern have a uniform intensity I naught across the structure। फ्रॉम पॉइंट पी, पहले आपको करना है पॉइंट पी पर। जो पॉइंट पी है वो आपको नजर आ रहा है नीचे वाली पोजीशन पर है। उसका फर्क ये है कि उसके बीच में ना वो 2.4 सेंटीमीटर वाला यूनिट नहीं आ रहा, तो सिंगल एक ही मटेरियल आ रहा है। उसने आई नॉट खुद ही कांस्टेंट कर दिया है।
अब जो पॉइंट क्यू है वो उसके बीच में आ रहा है, पॉइंट क्यू के बीच में वो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स बैक टू बैक आ जाएं तो फिर हमें याद रखना होता है कि ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी की तरह से हो जाता है। और उसमें जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे ना, मल्टीप्लाई करें, explain with reference to your answers in B whether the X-ray image of the structure in figure 9.1 has good contrast। दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो इसका मतलब है कि ये गुड कंट्रास्ट है। गुड कंट्रास्ट का मतलब होता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में गुड कंट्रास्ट होता है, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटीज में बहुत फर्क होता है। फिर नंबर 10 पे आ जाओ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसने कहा था कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। फिर उसने कहा फिगर शोज द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशन इमिटेड बाय टू स्टार्स। दो स्टार्स को कंपेयर कर रहा है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार ए इज नोन टू बी 5800। डिटरमाइन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार बी। वो होता ये इन सवालों में कि ये जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसको आप रेशो बना लो। वो ग्राफ रीड कर लो उसका, मैक्सिमम का ग्राफ अगर रीड करो तो एक का 0.5 है जो स्टार ए है, बी वाले की पीक से रीड करें। ये फॉर्मूला बन जाएगा। हमें एक का टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टार ए का है 5800।
क्योंकि रेशो है ना, तो वो माइक्रोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ेगा। Star B appears less bright than star A when viewed from the Earth. Use figure 10.1 to suggest with the reason how else the physical appearance of star B compares with star A. उसका वेवलेंथ भी ज्यादा है, उसका जो वेवलेंथ है वो कम है ना, स्टार बी का वेवलेंथ ज्यादा है और स्टार ए का कम है। वो रेड शिफ्ट वाला चक्कर हो जाएगा ना उसके साथ। The lines in figure have been corrected for redshift. State what is meant by redshift. जब कोई चीज हमसे दूर हो रही होती है तो उसका कलर अपेरेंटली रेड होता जाता है क्योंकि वेवलेंथ अपेरेंटली बढ़ता है या फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये डॉपलर इफेक्ट है। Explain how cosmologists are able to determine that light from a distant star has undergoes redshift. वो जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं ना उससे पता चलाते हैं। उसको फिर स्टैंडर्ड से ना कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये पेपर हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हम इसको यहीं तक रखते हैं और इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।